नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGI शो में। और हम सबको पता है आज हमारे देश का बजट पेश हो गया है संसद में और उस बजट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस इनडायरेक्ट टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आए हैं और उसका हम सबके व्यापार पे क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उसकी चर्चा करने के लिए मैंने इंडिया के एक्सपर्ट CA मोहित वैश्य जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। और सर GST ऑफिसर को ट्रेनिंग देते हैं, यानी आप समझ सकते हैं इनकी नॉलेज का लेवल कितना हाई होगा। और उसी पे हम आज सारी चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट जो जो बजट में चेंजेस हुए हैं उसकी सारी चर्चा विस्तृत रूप में हिंदी में सरल भाषा में सर के साथ करने जा रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आपने इतने you. बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाला। Thank you, Vinny ji, for giving me an opportunity to give a light on this budget. ओके सर, चलिए सर शुरू करते हैं हम लोग Sure. अपना डिस्कशन। सर सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है, अपील टू डिपार्टमेंट, यानी आजकल डिस्प्यूट्स बहुत हो रहे हैं। कोई भी केस होता है वो फेवर में भी हो रहे हैं लेकिन अगेंस्ट में भी काफ़ी जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपील फाइल करनी पड़ती है। वो अपील को लेके क्या कोई चेंजेस आए हैं? हाँ, अपील को लेके चेंजेस आए हैं। अभी हम लोग देख रहे होंगे कि 73, 74 के अंदर काफ़ी सारे नोटिस इशू हुए। उसके बाद एसएससी के पास ऑप्शन होता है कि वो 10% प्री डिपॉजिट करके फर्स्ट अपील में चला जाए, वेदर इट इज 73 और 74। ठीक। अब इसमें ये होता है कि अगर वो 73 और 74 में जो उसने अपील डाली है, अगर वो अगेंस्ट में आ जाती है तो देन ही हैज़ टू गो फॉर द सेकंड अपील। बिल्कुल। सेकंड अपील अभी फॉर्म नहीं हुई है, तो सेकंड अपील फॉर्म नहीं हुई है तो डिपार्टमेंट से प्रेशर होता है कि आप पूरा टैक्स जमा करिए। तो एसएससी कहता है कि हम करेगा, अभी तक तो अपने ट्रिब्यूनल फॉर्म ही नहीं हुए हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि आप फर्दर 10% डिपॉजिट कर दीजिए, मतलब टोटल 20% प्री डिपॉजिट कर दीजिए फॉर द एपलेट ट्रिब्यूनल, तो हमारे GST ऑफिसर्स आपके लिए रिकवरी की प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट करेंगे। मतलब सेकंड अपील, मतलब आपने बताया सेकंड अपील जहां हमारी ट्रिब्यूनल में होती है, ट्रिब्यूनल फॉर्म नहीं हुआ अभी हमारा। ट्रिब्यूनल फॉर्म नहीं हुआ है, इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंजेस अपने ऑफिसर्स एक्वायर कर रहे हैं टू सेट अप द ट्रिब्यूनल। तो अभी लगता है फेज मैनर से एक एक करके चालू होगा यूपी में, तो बट इट विल टेक टाइम। ओके, तो मतलब उसके लिए हमें अगर ऐसा है तो 10% जमा करके हम उससे थोड़ा रिलीफ ले सकते हैं। सर एक एक जो हमारी अपील फाइल होती है ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें टैक्सेशन को लेके भी डाउट है कि कितने रुपए की डिमांड होगी कि हम कहाँ फाइल करेंगे केस। नहीं, इसमें एसएससी के पास कोई लिमिट नहीं है। एसएससी चाहे 10 रुपये हो, 100 रुपये, 1000 रुपये हो, तो वो अपील फाइल कर सकता है। ठीक है। बट इन्होंने इस वाले बजट में कुछ पीछे सर्कुलर्स नोटिफिकेशन निकाले थे, तो उसमें उन्होंने क्लेरिफाई ये किया कि डिपार्टमेंट जो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाता है उसकी मॉनेटरी लिमिट उन्होंने फ्रीज कर दी है कि अगर 20 लाख से ज़्यादा का है अमाउंट इन्वॉल्व है तो ही डिपार्टमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल जा सकता है। ओके। और उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट अगर जाना है तो उसके लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए कर दी। अगर और उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो उन्होंने 2 करोड़ रुपए कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने और ये क्लेरिफाई किया कि मॉनेटरी लिमिट चेक कैसे करी जाएगी। ठीक है। जैसे कि जब शोकॉज नोटिस इशू होता है, ऑर्डर जब पास होता है, तो उसमें पहले वो टैक्स की अमाउंट लिखते हैं, फिर इंटरेस्ट की लिखते हैं, फिर पेनल्टी या फी लिखते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया कि जो 20 लाख की लिमिट है ये सिर्फ टैक्स वाले पार्ट को चेक किया जाएगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी की अमाउंट 20 लाख रुपए में क्लब नहीं की जाएगी। ओके। बट कई सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट, पेनल्टी या फी लगी होती है कि टैक्स नहीं है इन्वॉल्व, तो उसमें टैक्स को छोड़ के जो बचा हुआ इंटरेस्ट, पेनल्टी या फी है तो उसकी अमाउंट चेक करी जाएगी 20 लाख की। अच्छा, अगर 20 इसमें लाख साथ साथ इन्होंने एक एक्सक्लूजन भी दिया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें कवर नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल अगर क्लासिफिकेशन का है, वैल्यूएशन का है, या अगर कोई ऐसा इशू जो रिकरिंग इन नेचर हो या एक्ट रूल्स और नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जा रहा हो, तो भी डिपार्टमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर अगर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं लूज कर रहा है तो वो इन अपील्स में डिपार्टमेंट जा सकता है। में जा सकता है। सर एक बजट में बहुत बड़ा चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम बहुत टाइम से GSTR 1 फाइल कर रहे हैं, GSTR 1 रिवाइज नहीं कर सकते थे, हमने जो फाइनल कर दी वो हो जाती थी। तो इस बार क्या GSTR 1 मतलब वो रिटर्न जिसमें सेल जारी थी, क्या इसमें कोई ऐसा चेंजेस आया है जिसमें GSTR 1 में कुछ सुविधा हमें मिली है? पहले जैसे हम लोग अभी तक GSTR 1 फाइल कर रहे थे तो उसमें ये ऑप्शन था कि हम कोई भी रिवीजन नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले वैक्ट में होता था या सर्विस टैक्स में होता था कि विद इन 90 डेज अब अपना सर्विस टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकते थे। सिमिलरली अब इन्होंने GST में बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं दिया है कि हम GST का रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। बट हाँ, इन्होंने GSTR 1 के अगर कुछ इन्वॉइसेस गलत हो गए हैं तो वो आगे महीनों में हम अमेंड कर सकते हैं।
अमेंडमेंट का उन्होंने बता दिया था कि साल खत्म होने के नवंबर तक आप कोई भी बिल अपना अमेंड कर सकते हैं। अब बट इन्होंने एक चीज़ और इंट्रोड्यूस कर दी है, दैट इज GSTR 1A। इसमें इन्होंने ये कहा कि अगर बाई चांस गलती से आपका कोई बिल छूट गया या गलत रिपोर्ट हो गया, गलत GST चला गया या लायबिलिटी ज़्यादा डिस्क्लोज हो गई, तो वो आप GSTR 1 से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसमें उन्होंने ये बताया कि GSTR 1 जाएगा आफ्टर फाइलिंग ऑफ GSTR 1, और 3B फाइल करने से पहले आपको GSTR 1A फाइल करना होगा। अब इसके साथ साथ एक ये आता है कि ITC जो रिसीवर होता है वो ले सकता है GSTR 2B से। बिल्कुल 2B में वही वाली बिल्स जाते हैं जो GSTR 1 में गए होते हैं। अब जो GSTR 1A में जो अमेंडमेंट हुआ हुआ, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, वो रिसीवर के सब्सिक्वेंट GSTR 2B में इम्पेक्ट करेगा। अब सर इसमें पूरा साल तो चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर मैंने मार्च के महीने का रिवाइज करा, अब मार्च के महीने का इफेक्ट होगा अप्रैल में जाके, तो मेरा पूरा फाइनेंशियल ईयर ही चेंज होगा, तो वो कैसे मैं मैनेज करूँगा? नहीं, अभी ITC लेने के लिए उन्होंने चेंज किया था कि ITC सिर्फ मिल ही सकती है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ GSTR 2B। ओके, चाहे 2B में अगर लेट इम्पैक्ट हो रहा हो, नेक्स्ट मंथ इम्पैक्ट हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपका ईयर एक महीना चेंज हो रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप ITC 30 नवंबर से पहले कभी भी क्लेम कर सकते हैं। तो अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाए उससे भी कोई फ़र्क नहीं है। ओके, ठीक है सर। इसमें पॉइंट ऑफ सेल को लेके भी चेंजेस क्या कोई आया है? जैसे मान लीजिए कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उत्तराखंड से है, और वो यूपी में आके माल खरीदता है और वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो बिलिंग होगी वो उसको क्या मान के होगी कि ये माल कहाँ सप्लाई किया गया? इस पे बड़े क्वेश्चंस लोगों के थे। क्या बजट में कुछ इसका भी चेंजेस आया है? हाँ, इन्होंने एक सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर जैसे कोई, आपने बताया एग्जांपल दिया कि आप उत्तराखंड से कोई आता है, बरेली में माल लेता है, तो व्यापारी या शॉपकीपर कहता है कि मैंने तो यूपी में ही माल बेचा है तो मैं CORS लगाऊंगा। तो कन्फ्यूजन, दूसरा स्टेट वाले कहते हैं कि नहीं, ये तो माल हमारे यहाँ आ गया तो हमारे पास आना चाहिए टैक्स। तो इसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी बायर आता है किसी भी शॉप पे और वो जो अपना एड्रेस देता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ओके, मतलब उत्तराखंड का अगर कोई बरेली में माल खरीदने आ रहा है, यूपी में आ रहा है, तो उसका एड्रेस उत्तराखंड का, तो सीधा IGST उस पर चार्ज करा जाएगा, CGST या GST चार्ज नहीं करा जाएगा। सिमिलरली उन्होंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि अगर कोई ऑनलाइन सेल करता है तो ये नहीं पता चल पाता था कि कौन सी स्टेट में हम लोगों ने सप्लाई की, तो बायर का जो एड्रेस होगा वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई बनी जाएगी। उसी बेसिस पे हम लोग IGST CORS एप्लीकेबल। सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई को लेके भी चेंजेस कुछ आया है क्या? जिसमें इम्पोर्टेड सर्विसेज अगर कोई मैंने करी है, सर्विस इम्पोर्ट करी है और वो रिलेटेड पर्सन को करी है या रिलेटेड पर्सन के द्वारा करी गई है, उसमें उन्होंने वैल्यूएशंस में कुछ चेंजेस करे हैं कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है तो उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया कि अगर फुल अमाउंट पे ITC मिल सकती है तो कोई भी इशू नहीं है। वो जो भी मार्केट वैल्यू, मार्केट रेट से है, तो वैल्यूएशन लेके अपना वो RCM में टैक्स देगा और ITC ले सकता है। सर, ITC ऑन RCM जो हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, उसकी जो ITC है अनरजिस्टर्ड पर्सन को लेके, क्या उसमें भी कुछ चेंजेस आया हाँ, है? एक इसमें बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट चेंज आया है। पहले ये कन्फ्यूज़न होता था कि RCM की इनवॉइस बनानी किसको है। RCM की इनवॉइस तो सेल्फ जनरेटेड होगी, जो रिसीव कर रहा है वही अपनी इनवॉइस रेस करेगा। इनवॉइस रेस करता है अगर वो लेट, आफ्टर द ड्यू डेट या आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई, तो उसको उतने पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल्स मैं क्लेरिफाई करता हूँ, जैसे कि जून 2020 में उसने कोई अनरजिस्टर्ड सर्विसेज दी, ठीक है, तो उसको जून में अपना वो सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस रेज करता और RCM में टैक्स देके ITC ले सकता था। इसमें उन्होंने लगा दिया कि अगर सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस भी है तो नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर के नेक्स्ट नवंबर तक आप ITC क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बट इसके साथ उन्होंने कहा कि आपने सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस जून 2020 में करी नहीं, वो आपने आगे जून 2022 में करी, ओके, तो आपको ITC तो मिल जाएगा बट इंटरेस्ट के लिए आप लायबल हो जाएंगे। अच्छा, मतलब आपने इशू इनवॉइस 2 साल बाद करी, जिसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। और इशू इनवॉइस हम कब तक कर सकते हैं? इशुएंस इनवॉइस तो विद इन द 15 ईयर टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से होता है कि जब आपने माल ले लिया, सर्विस ले लिया, तो विद इन द टाइम आपको सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस करनी पड़ेगी। ओके सर, कॉर्पोरेट गारंटी को लेके पहले क्या होता था? कॉर्पोरेट गारंटी में हमें 1% जो भी चार्जेस GST का होता था उस पर हमें GST पे करनी होती थी।
तो क्या इसको भी लेके कोई चेंजेस लाई है हाँ, गवर्नमेंट? इसमें कई लोगों का डाउट था, काफ़ी लोग अभी इस चीज़ के लिए अवेयर भी नहीं है कि कॉर्पोरेट गारंटी के पे टैक्स देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए हैं, हू इज़ द डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड, और अगर वो कोई गारंटी देते हैं, कॉर्पोरेट गारंटी देते हैं अपनी कंपनी को, तो उनको 1% कंपनी को 1% पे टैक्स देना था जीएसटी में। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो जाएगी? तो उसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि अक्टूबर 2023 के बाद से पर एनम कैलकुलेट करी जाएगी, जितनी भी उन्होंने गारंटीज दी होंगी वो 1% पे टैक्स चार्ज करेंगे। मीन्स मिस्टर ए विल चार्ज, ओके, कंपनी से चार्ज करेंगे। कंपनीज चार्ज करेंगे, ठीक है। एंड द कंपनी विल गेट द आईटीसी ऑफ द सेम। अच्छा, ये मतलब वन टाइम प्रोसेस है या हर साल की नहीं, प्रोसेस हर है? साल का प्रोसेस है, ये हर साल कंपनी को देना पड़ेगा, एंड द कंपनी विल बी एलिजिबल फॉर द आईटीसी। ओके, सिंपली इट इज़ अ रेवेन्यू न्यूट्रल, बट इट इंक्रीजेज द प्रोसीजरल पार्ट। प्रोसीजर बिल्कुल। सर, तंबाकू जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, टबैको कर रहे हैं, क्या उसको लेके भी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करा है? पहले जो बीच में उनसे मशीनरी की इंफॉर्मेशंस मांग रहे थे, प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन मांग रहे थे, कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, कितनी क्या कर रहे हो, क्या उसको लेके कोई चेंजेस करा है गवर्नमेंट ने? हाँ, गवर्नमेंट ने तंबाकू मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी फोकस किया है, क्योंकि ये माना जाता है कि सबसे हाईली रेवेन्यू जनरेशन फॉर द गवर्नमेंट। एक्साइज के टाइम पे भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन टोबैको से होता था, और उस टाइम फिक्स मशीन लेवी था। जितनी आपके पास मशीनें होती थी, जितने दिन आप लोग चलाते थे, उतने हिसाब से ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनका कलेक्शन डाउन हो रहा है या विदाउट बिल ऑफ सप्लाई हो रहा है, तो ये अब हर मशीन का, हर मैन्युफैक्चरर से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास कितनी मशीनें हैं और आप कितना प्रोडक्शन करते हैं, आपके पास कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है, सारी हर 1 to 1 मशीन के लिए देना था। इसमें कई जगह डाउट्स ये आ रहे थे कि मशीन तो बहुत पुरानी थी, तो उसमें मॉडल नंबर्स नहीं होते थे, तो वो रिपोर्ट कैसे करें? तो उसमें उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया कि आपका जो भी ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन है आप वो डाल दीजिए। कई जगह दिक्कत आ रही थी कि बिजली का कंजम्पशन नहीं निकल पा रहा था, तो उन्होंने कह दिया कि आप किसी सर्टिफाइड जो COP होल्ड इंजीनियर्स हैं, आप उनका सर्टिफिकेट लगा दीजिए कितना कंजम्पशन हो रहा है, उसके हिसाब से कितनी पैकिंग कर रहे हैं। इसके बाद ये कन्फ्यूज़न था कि क्या जो मैनुअल मैन्युफैक्चरर्स हैं तंबाकू के, उनको भी ये रिपोर्टिंग करनी है क्या? तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया कि मैनुअल मैन्युफैक्चरर और टोबैको को अपनी मशीनों के बारे में रिपोर्ट नहीं करना है। ओके, बट जो मशीन के साथ मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर वो कोई जॉब वर्क पे काम कर रहा है, तो भी उसको टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्टिंग करनी है। इसमें एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जब टोबैको प्रोसेस होता है तो उसको 3-4 मशीनों से पास होना पड़ता है। ठीक, कहीं क्रशिंग हो रही है, फिर पैकिंग हो रही है। बिल्कुल। तो टोबैको इंडस्ट्री से, उनके एसोसिएशन से ये क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास 5 मशीन्स हैं इन द लाइन, तो हमारे को क्या हर लाइन का प्रोडक्शन का रिपोर्टिंग करनी है? तो उन्होंने उस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि जो आपकी फाइनल या लास्ट मशीन होगी, उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है वही आपको अपने रिटर्न में SRM करके उन्होंने फॉर्म्स निकाले हैं, उससे आपको रिपोर्टिंग करना। मतलब आज तंबाकू इसमें कवर हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि आगे वाले बजट्स में ये सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इसमें कवर कर लेंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन्होंने सेंट्रल एक्साइज से कंसेप्ट पिक किया है। तो सेंट्रल एक्साइज जितने भी टाइम थे हमेशा मशीन बेस्ड ड्यूटी हुई है, तो मुझे मुश्किल लगता है कि आगे ये टोबैको जैसा फॉर्मेट वो सारे ही प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल करेंगे। सर, RITC, जो RITC होती है, जिसमें पोस्ट डिस्काउंट अगर किसी सप्लायर ने दे दिया है, तो क्या उसके लिए भी कोई चेंजेस सरकार ने करा है? इसमें एक्चुअली ये काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से कई सारे असेसमेंट्स के नोटिसेस आ रहे थे, लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस कर रहे थे डिपार्टमेंट क्या। तो एक हमेशा बैलेंस शीट में, एक P&L में एक हेड आता था डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता था वो आफ्टर पोस्ट सेल रिसीव होता था, रिसीवर को, जो भी डीलर होता था उसे आफ्टर सेल एक डिस्काउंट रिसीव होता था। तो डिपार्टमेंट का कंटेंशन जो था वो ये था कि आपको जो डिस्काउंट मिला है, जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन हो गई है, तो आप RITC कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए ITC उस प्रपोर्शनेट की। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक नीचे एक्सक्लूजन दे दिया था कि अगर आपके सप्लायर ने ही अगर ITC कर दी है, अगर उसने अब ही ITC कम कर दिया, तो आपको नहीं करना था। ठीक, बट दिक्कत यहाँ पे ये आ रही थी कि
सप्लायर ने रिवर्स करी है नहीं करी है ये कैसे चेक हो, इसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। तो अब डिपार्टमेंट ने ये तरीका निकाला है, गवर्नमेंट ने तरीका निकाला है कि सर्टिफिकेट आप ले लीजिए सप्लायर से कि उन्होंने ही मेन सप्लाई पे RITC कर दी है। इसमें भी उन्होंने 2 प्रोसीजर दे दिए हैं कि अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको CA और CMA को भी ऑथराइज किया हुआ है, वो दोनों ही सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं अगर 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है। अगर 5 लाख से नीचे का अमाउंट इन्वॉल्व है तो सिर्फ सप्लायर का ही सर्टिफिकेट सफिशिएंट है। मतलब RITC का मतलब इस कंसेप्ट में ये है कि अगर कोई भी सेल होने के बाद कोई डिस्काउंट या कुछ ऐसी चीज मिली जिससे टैक्स की लायबिलिटीज हमारी कम हो गई, तो यहाँ पे ये प्रोविजन अप्लाई सर। ई कॉमर्स ऑपरेटर हम देख रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ई कॉमर्स आजकल ऑनलाइन बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, तो इसमें भी क्या TCS को लेकर कोई चेंजेस सरकार ने करे हैं? हाँ, TCS एक लगाया था कि कोई भी व्यापारी जो ई कॉमर्स के थ्रू अगर सेल करता है तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो 0.5 कैश TDS काटता था और वो जो सप्लायर होता था उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता था, जो कि अपना वो GSTR 7 या किसी के थ्रू कैश लेजर में वो ITC उसके पास आ जाती थी। ठीक है। अब उन्होंने अमाउंट को रिड्यूस करके उसको 0.25 कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया मतलब बेनिफिट मिल गया एक तरीके से सारे व्यापारी। बेनिफिट हो सकता है कि व्यापारी के पास ऑलरेडी इतनी ITC होती थी कि वो कैश जमा ही नहीं करता था, गवर्नमेंट को फिर रिफंड करना पड़ता था। तो उस रिफंड के प्रोसीजर से बचने के लिए उन्होंने कैश की ITC उसको कम कर दिया है। पैसा भी ब्लॉक हो रहा था, वो भी फ्री हो गया उसका। सिमिलरली आपने ये चीज़ देखी होगी, जब बजट आया था तो TDS में भी एक रिडक्शन हुआ था कि जो 10% काट रहे थे वो 7.5 कर लें और जो 2% था वो 1.5% कर लें। तो रिड्यूस किया था कि हम लोग बाद में जाके रिफंड करते हैं, उससे ज़्यादा रिफंड ना देना पड़े, उसको रिड्यूस कर ली जाए और कंप्लाइंस को कम कर। सर एक हम लोग एनुअल रिटर्न भरते हैं जिसे हम GSTR 9 कहते हैं, तो क्या GSTR 9 को लेके भी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे हैं? गवर्नमेंट ने GSTR 9 को लेके ऐसा कोई चेंज नहीं किया, बट उन्होंने बस 1 साल के लिए और इनहेंस कर दिया लिमिट कि अगर जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो उसको GSTR 9 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, मतलब 2 करोड़ से ऊपर वाले को भरना है, नीचे वाला वो छोड़ दिया उसको। सर हम लोग देख रहे हैं जब GST रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसमें फ्रॉड एकदम तेजी से बढ़ने लग गए थे, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन इजीली मिल रहे थे और वेरिफिकेशन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में था, और ये मतलब गुड फेथ में रजिस्ट्रेशन बोनाफाइड नेचर में गवर्नमेंट दे रही थी। तो गुजरात स्टेट में बायोमेट्रिक्स अप्लाई किया गया कि सारे जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो बायोमेट्रिक्स फेस रिकॉग्निशन कैसे करे जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या इसको पूरे इंडिया में अप्लाई करना चाह रही है क्या? हाँ, गवर्नमेंट ने इस बजट में प्रपोजल दिया है कि ये जो गुजरात स्टेट जो पैटर्न फॉलो कर रही है वो होल ऑफ इंडिया में फॉलो हो, और बट इन फेज में ना हल्के सारे स्टेट्स में ये फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि बायोमेट्रिक बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो जाए। जिससे कि आजकल प्रॉब्लम क्या आ रही है, बहुत लोग रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और फेक इनवॉइसिंग, फ्रॉड, सर्कुलर ट्रेडिंग हो रही है, तो उसको कवर या उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है। जो जेन्युइन व्यापारी होगा वो उसी को रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा। मतलब कुल मिला के आने वाले समय में हम देखेंगे पूरे इंडिया में बायोमेट्रिक्स और फेस रिकॉग्निशन से ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। सर जैसे जो छोटे व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे का है, जिन्हें हम कंपोजिट डीलर भी कहते हैं, कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने ऑप्ट कर रखी है, जिनका GSTR 4 फाइल होता है, तो क्या उसको लेके भी कुछ चेंजेस करे हैं? हाँ, एक कंपोजिट डीलर में भी एक चेंज लेके आया है। जैसे साल खत्म होता था उन्हें विद इन 30 डेज GSTR 4 डालना पड़ता था, GSTR 8 डालना पड़ता था कि इन्होंने इनकी सप्लाई जितनी थी वो 30 अप्रैल तक जाना होता था। अब उन्होंने उसको 2 महीने को और एक्सटेंड कर दिया है और वो 30 जून तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। GSTR 4 फाइल कर सकते हैं। 2 मंथ्स का एक्सपेंशन दिया है। ओके। और ये उन्होंने और क्लैरिफाई कर दिया, ये जो एप्लीकेबल होगा ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से होगा, पिछले सालों के लिए नहीं है। चलिए सर एक रूल है 88B। मान लीजिए मेरी टैक्स लायबिलिटी बनी और मेरे पास कैश लेजर में बैलेंस अवेलेबल था, लेकिन मैं उसे जमा नहीं कर पाया, उसे मेरे एसेट ऑफ नहीं करा और बाद में जाके करा, तो क्या डिपार्टमेंट मेरे से जब रिटर्न फाइल करना था और जब मैंने किया उस बीच का इंटरेस्ट मुझसे ले सकता है? हाँ, ये जैसे रूल 88B आया उससे पहले इन्होंने एक सेक्शन और लाए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपका
क्रेडिट लेजर में भी बैलेंस मेंटेन्ड है और वो अगर आगे जाके डीआरसी करते हैं तो उस पे भी इन्होंने इंटरेस्ट पे वेवर दिया हुआ था। अब इस बार उन्होंने कैश पार्ट पे भी वेवर दिया है कि अगर आपका कैश बैलेंस मेंटेन्ड है और आपने आफ्टर द ड्यू डेट अपना 3B फाइल किया है या गवर्नमेंट को टैक्स दिया है तो उतने पार्ट पे भी इन्होंने इंटरेस्ट का वेवर कर दिया है इस बार। ओके, मतलब कुल मिला के बेनिफिट मिल गया है अगर आपके पास बैलेंस अवेलेबल है तो। हाँ, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जल्दबाजी में कई अकाउंटेंट्स या ओनर्स जल्दी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो वो सेट ऑफ करना भूल जाते हैं, पर कैश टैक्स तो जमा कर दिया होता है उन्होंने कैश लेजर में, बट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द 3B तो वो कैश सेट ऑफ करना भूल जाते हैं। कई ये केसेस हम लोगों ने सेस के पार्ट में बहुत देखा है कि कई लोग सेस तो जमा कर देते हैं बट वो सेट ऑफ कैश से करना भूल जाते हैं। ओके, तो बिना सेट ऑफ किए रिटर्न फाइल हो जाता है? हाँ, वो एक्चुअली ऐसा कई बार ऐसा ये गलती हो जाती है, जैसे कई लोगों ने अगर गाड़ी परचेज करी होती है तो सेस तो आ जाता है आईटीसी में, तो उससे सेट ऑफ हो जाता है जबकि वो कार की आईटीसी इनएलिजिबल होती है। सर एक रूल 89 जो डेबिट नोट एक्सपोर्ट को लेके बात करता था, मैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहा हूँ और मैंने डेबिट नोट कुछ और इशू हो गए तो उस केस में क्या होगा? अभी तक ये हो रहा था कि जो लोग भी एक्सपोर्ट करते थे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वो अपना रिफंड फाइल करते थे डिपार्टमेंट से, जो भी उन लोगों की परचेज होती थी उसके करस्पॉन्डिंगली जो भी आईटीसी एक्यूमुलेट होती थी उसका रिफंड मिल जाता था। अब कई केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि जो उन्होंने फॉर एग्जांपल 100 रुपये का माल एक्सपोर्ट किया और वो जाके वहाँ पे 105 रुपये मिल जाते हैं और वो 2-3-4 महीने बाद मिलते हैं और हम उससे पहले ही अपना पहला रिफंड क्लेम कर चुके होते हैं और हम लोग को जो एक्सटेंडेड मनी जो फर्दर मनी है वो 5 रुपये बाद में आती है। तो उसमें गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आप एनी अदर कैटेगरी में जाके एक सब्सिक्वेंट रिफंड फाइल कर सकते हैं और आप अपना आईटीसी का रिफंड ले सकते हैं। ओके, ये भी ठीक है। एक सर नॉर्मल क्वेश्चन सबके मन में होता है, जैसे मान लीजिए मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मैं किसी दूसरे स्टेट से माल लेके आता हूँ तो वो कहते हैं आधार से ले जाओ, लेकिन उसमें 50,000 से ज़्यादा का मैं माल ला नहीं सकता हूँ आधार नंबर लगा के। तो क्या गवर्नमेंट ने इस पे भी कोई ई वे बिल प्रोसेस शुरू करी है जिसको अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ऑप्ट कर सके? हाँ, इसमें उन्होंने एक ऑप्शन खोला है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई सेल करना चाहता है तो रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक, तो उन्होंने ENR 03 फॉर्म लाए हैं कि अगर किसी को भी माल बेचना है टू रजिस्टर्ड पर्सन तो ENR 03 में अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना बिल जनरेट करके एक ERN जनरेट होगा, एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट होगा, उसके थ्रू ये अपना सेल कर सकते हैं। ओके। सर ये 73 और 74 सेक्शन जो हमारे हैं, जो हम लोग ज़्यादातर केसेस जब हम कराते हैं तो 73-74 के नोटिस हम लोग को इश्यूज पार्टीज को इशूड होते हैं। तो 73-74 में जो टाइम पीरियड था पहले 5 साल होता था कि उससे फाइनल हो जाना चाहिए केसेस, तो क्या इसमें कुछ ड्यूरेशन के भी चेंजेस करे हैं? बिल्कुल सही कहा सर आपने, इसमें इन्होंने चेंजेस ड्यूरेशन का ही किया है सिर्फ। ओके, इन्होंने एक सेक्शन 74A इंट्रोड्यूस किया है और वो एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि 73 में पहले टाइम लिमिट थी 3 साल, उसको बढ़ा के कर दी 3.5 साल। जो 74 में थी 5 ईयर्स, उसको घटा के कर दी 3.5 साल, मतलब कॉमन टाइम पीरियड कर दिया 3.5 साल। ये 3.5 साल जो है टू इशू द शो कॉज नोटिस है, आपको विद इन 42 मंथ्स आपको शो कॉज नोटिस इशू करना है। बिल्कुल। और शो कॉज नोटिस से विद इन अ ईयर आपको ऑर्डर पास करना है। अगर आप ऑर्डर पास नहीं कर पाए तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो 6 मंथ्स के लिए और एनहेंस कर सकता है। बट इसमें देखने की बात यह है कि अगर हम बहुत डिटेल में सेक्शन 74A पढ़ते हैं तो कोई भी पेनल्टी पे रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। ओके, पहले 73 में 10% था, जो 74A में भी 10% ही है। ठीक है। पहले 74 में 25%, 50% और 100% था, वो भी ये मेंटेन्ड है। सिर्फ इन्होंने एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ को चेंज किया है, 30 डेज से बढ़ा के उन्होंने 60 डेज कर दिया है। ओके, अगर आप विद इन 60 डेज टैक्स जमा कर देते हैं तो आपके पास पेनल्टी नहीं पड़ेगी एज पर सेक्शन 73 की कंडीशंस में, मतलब जो नॉन फ्रॉड वाले केसेस हैं। अगर जो फ्रॉड वाले केसेस हैं उसमें उन्होंने अगर विद इन 60 डेज हम पेमेंट कर देते हैं आफ्टर द इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस तो रिड्यूस हो जाएगी 50%। मतलब इसमें कुल मिला के वो ऑफिसर्स जो है, जो वो लोग जैसे जो 3 साल में नोटिस नहीं भेज पाते थे, शो कॉज नोटिस नहीं भेज पाते थे, 73 से 74 में आ जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाउंड हो जाएंगे। हाँ, यहाँ बाउंड हो जाएंगे। तो एक बार मैं लिमिट फिर से बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि अगर 74A में अगर फ्रॉड का केस है, अगर
वो अपना आप जमा कर देता है तो पेनल्टी लगेगी 15%। ओके, 15% पेनल्टी लगेगी बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस। ठीक है, अगर शो कॉज नोटिस इशू हो जाता है तो उसको विद इन 60 डेज अगर जमा कर देगा तो 25% पेनल्टी लगेगी। ठीक है, अगर ऑर्डर इशू हो जाता है और अगर वो विद इन 60 डेज टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी तीनों चीज़ें जमा कर देता है तो 50% पेनल्टी लगेगी। ओके। अगर 60 डेज क्रॉस हो जाते हैं तो 100% 100% मतलब पेनल्टी में भी है, वो कह रहे हैं अगर अपने आप से देना चाह रहे हो तो हम कहेंगे रिलैक्सेशन दे देते हैं, नहीं दोगे तो फिर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। इसमें इन्होंने जो परसेंटेज ऑफ पेनल्टी है ये पहले भी इतनी थी और आज भी इतनी है, बस उन्होंने सिर्फ 30 डेज को चेंज करके 60 डेज डेज कर दिया है और उधर 5 के 3.5 और 3 के 3.5 कर दिया। सर रूल 142 को लेके भी क्या कुछ चेंज आया? पहले रूल 142 है क्या और उसमें चेंजेस क्या आया सर? रूल 142 क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारे बुक्स में जब पोर्टल लॉगिन करते हैं तो कैश लेजर होता है और एक होता है क्रेडिट लेजर। बिल्कुल। तो अब इन्होंने एक और रजिस्टर, लायबिलिटी रजिस्टर और एक इंट्रोड्यूस कर दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्डर आपका इशू होता है या कोई आपकी गाड़ी सीज होती है तो एक लायबिलिटी लेजर क्रिएट कर दिया गया है। तो लोग क्या करते थे कि लायबिलिटी लेजर से पेमेंट ना करके वो DRC 03 सीधे ही कैश लेजर और क्रेडिट लेजर से पैसे ले लेते थे। तो इन्होंने एक अभी नया DRC 03A इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि ट्रांसफ़र हो जाएगा वो पैसा लायबिलिटी लेजर में। लायबिलिटी लेजर का जो पेमेंट है वो एक्चुअली होना चाहिए PMT 01 से, बिल्कुल, बट लोग कर देते हैं DRC 03 से। बिल्कुल। इस चेन को रिवर्स करने के लिए इन्होंने 03A लाए हैं और उसमें फिर जो भी एसएससी है वो उसको फाइल करे और फिर अपने प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेट कर दे, उसके बाद वो एक एक्नॉलेजमेंट इशू कर दे। तो सर मुझे लगता है कि जितने चेंजेस आए थे हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिए। ये आपको लगता है कोई चेंज अभी और है जो ऐसा इसमें रह गया है जो हमें व्यूअर्स के लिए बताना ज़रूरी है या उसको समझाना ज़रूरी है? व्यूअर्स के लिए जो मेजर चेंजेस थे वो आपने सारे ही कवर कर लिए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि GST को आए हुए 8 साल हो गए हैं, अभी भी इट रिक्वायर्स मोर क्लैरिफिकेशन। अभी भी कितने सारे इश्यूज हुए हैं अभी जो अनरिजॉल्व्ड हैं, तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि और आने वाले बजट में सारी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। तो सर ये जो हमारा जब GST आया था तो हमें समझाया गया था गुड्स एंड सिंपल टैक्स। तो ये 8 साल हो गए, अभी तक हम उस डेफिनेशन को समझ नहीं पा रहे कि वो डेफिनेशन हमें समझाई गई थी या हम भ्रम में थे। नहीं, भ्रम में नहीं थे। एक्चुअली आप देखिए तो गवर्नमेंट की पॉपुलेशन इज़ मोर देन 140 करोड़, तो कहीं ना कहीं एक सिंगल टैक्स को अप्लाई करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। आपको मैनेज करना है, आपको अपने ऑफिसर्स को भी गाइड करना है कि वो लोगों की सबकी एक सिंपल ओपिनियन आ पाए। दूसरा, इतने ज़्यादा टैरिफ्स में चाहे कितनी ही चीज़ें वो डिफाइन कर लें कमोडिटीज़ को, बट अभी भी इतनी ज़्यादा कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो टैरिफ एक्ट में नहीं है स्पेसिफाइड। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लैरिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन चलती रहेंगे। इनकम टैक्स को आए हुए इतने साल हो गए, बट तब भी उसमें इतने सारे चेंजेस आते रहते हैं, तब भी इतने सारे केसेस होते रहते हैं। वैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, GST आने से पहले, नहीं 2017 से पहले जब GST नहीं था तो गवर्नमेंट एक्साइज, कस्टम और जितने सारे लॉज थे उससे कलेक्शन लगभग कितना करती थी? और 2017 के बाद से हम आज 2024 में बैठे हैं, क्या वो कलेक्शन अभी हम मीट कर पाए या उससे हम बहुत आगे जा चुके हैं? ये कलेक्शन को फिगर्स तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, बट एक एग्जांपल इसमें मैं दूंगा कि उन्होंने ये एश्योर किया था सारे स्टेट्स को कि हम आपकी जितनी भी वैट में कलेक्शन हो रहा था वो सेंट्रल वालों की हम उससे ज़्यादा ग्रोथ आपको देंगे। इसके लिए इन्होंने कंपनसेशन सेस लेके आए थे। ठीक, कि अगर आपका कोई भी लॉस होता है, अगर आप 17, 18, 19 में वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं जो पास आप वैट में लेते थे, तो सेंट्रल हैव टू कंपनसेट टू द स्टेट। ठीक है। बट पिछले 8 साल में कोई भी ऐसा ईयर या कोई सा ऐसा स्टेट नहीं है जिसने कंपनसेशन उसको रिसीव हो। तो अभी अनुमान लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है कि उन्हें कंपनसेशन सेस भी स्टेट को नहीं देना। यानी पिछली बार से जो पहले कलेक्शन था उससे इंक्रीज चल रहा है और किसी भी स्टेट ने अभी तक क्लेम नहीं किया है कि हमारा डाउनफॉल है कलेक्शन, तो हमें कंपनसेशन से कुछ अमाउंट दे दिया जाए। मतलब ये सिर्फ वेट के ऊपर अप्लाई था या एक्साइज या स्टेट एक्साइज के ऊपर? जो स्टेट को कलेक्शन आता था उसमें एप्रिसिएशन की बात हो रही है। जो सेंट्रल को जो सर्विस टैक्स और एक्साइज आता था वो तो पहले उन्हें जाता ही था। इन्होंने फिगर आउट किया था कि स्टेट का कलेक्शन, स्टेट का टैक्सेस कम ना हो।
मतलब कुल मिला के जीएसटी आने से स्टेट बेनिफिट में ही है, लॉस में नहीं है। हाँ, आप देख ही रहे हैं स्टार्टिंग में 80-90 हज़ार करोड़ का कलेक्शन होता था, आज की तारीख में 1.5 लाख करोड़ पर मंथ से ऊपर जा चुका है बिल्कुल। और उम्मीद ये करी जा रही है कि और ये इंक्रीज़ होगा। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आप जो चेंज पूछ रहे थे कि कई सारे जो फूड से रिलेटेड आइटम्स होते हैं जैसे मिल्क केन है या कोई ऐसी जो खाने की चीज़ें हैं जो 18% पे थी, वो हल्के-हल्के करके ये 12% पे लेके आ रहे हैं। हो भी सकता है ये खाने पीने के आइटम को सस्ता करना चाह रहे हों या ये भी हो सकता है कि कलेक्शन इनका अच्छा हो रहा है तो थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की करके रिबेट देना रिबेट देना। बिल्कुल। तो हमारे इंडिया के एक्सपर्ट सीए मोहित वैश्य सर ने जीएसटी में जितने भी चेंजेस आए उसकी बारीकी से रूल वाइज सेक्शन वाइज हमने सर के साथ चर्चा करी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सरल शब्दों में हमारे व्यूअर्स को सब कुछ बता दिया। आपका विनीत जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारे को शो में आने का मौका दिया और ये विनीत सर का सेटअप बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मौका लगा यहाँ पे विज़िट करने का, इनका आईजीआई शो हमें बहुत अच्छा लगा और इनकी पूरी टीम को हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बरेली में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और आगे करते रहें। बिल्कुल। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने बहुत ज़्यादा बात कह दी हमारी तारीफ में। तो सारी जीएसटी की हमने बारीकियां इस पर चर्चा करी, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कोई ऐसा चेंजेस जिसको आप और डिटेल्स में समझना चाहते हैं या कोई आपकी और क्वेरी है जो सॉर्ट आउट होने से रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में पिंग करना मत भूलिएगा। और अगर किसी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो उसे शेयर करना अपने दोस्तों यारों के साथ, बिजनेसमैन के साथ, सर्विस प्रोवाइडर के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।